तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए हम लोग जीके के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव क्लास को जुड़ जाइए, लाइव क्लास में जुड़ जाइए। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वो लोग अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन को ऑल कर लो। और टेलीग्राम चैनल को जरूरी से ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोट्स एक्स्ट्रा में भेजते रहता हूँ। क्लास का PDF मिलता ही मिलता है, साथ में एक्स्ट्रा नोट्स भी मिलते रहता है, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हो। मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। इसका एक वीडियो भी आएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है टोटल लर्निंग के साथ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि सर तैयारी कैसे करें। तो इसका माध्यम गाइडेंस मिलेगा आपको हमारे चैनल पे टोटल लर्निंग के साथ। ठीक है, तो जो लोग हमारे इस क्लास को ज्वाइन करेंगे वो लोग डेली यूट्यूब पे इसी चैनल पे दोस्तों 8 बजे क्लासेस चलती है लाइव। जैसा कि अभी जीके का चल रहा है, हो सके कल आपका हिंदी या जनरल साइंस या मैथमेटिक्स या इंग्लिश का हो। ठीक है, ऐसे हर बुक का होता है, हर सब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ जी, जितने भी लोग अभी तक से शेयर नहीं किए तो यार शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा है कि क्लास बंद हो गया। नहीं जी, आज आपका क्लास होगा। जल्दी से आप सब लोग शेयर करो। हाँ, और लाइक वाला बटन नहीं दबाए तो लाइक वाला बटन दबा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी लोग रेडी हैं? आप सभी लोग को क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आने वाला है, फटाफट आंसर करने के लिए रेडी हो जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, नीति आयोग एक है। नीति आयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एक मंत्रालय है, या बी कहता है शासकीय विभाग है, यानी कि शासन करने वाला विभाग है। सी कहता है परामर्शदायी संस्था है, या डी कहता है स्वशासित निगम है। हाँ जी, बहुत अच्छा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जी उनका राइट है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी परामर्शदायी संस्था। ठीक है, परामर्शदायी संस्था एक नीति आयोग। देखिए ये जो नीति आयोग है ना दोस्तों, आप सब लोग सुनते रहिएगा मेरी बात को, और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते जाइए। ठीक है, देखिए जैसे कि बताने वाला हूँ, नीति आयोग है ना, इसका नाम बदल करके रखा गया है। ठीक है, 1 जनवरी, देखिएगा आप सभी लोग याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज हुआ था। ठीक है, किसका? योजना आयोग का। ठीक है, योजना आयोग। इसका दोस्तों इस दिन 1 जनवरी 2005 को योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या रखा गया था? नीति आयोग रखा गया था। और ऐसे अगर बात किया जाए, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि आयोग का मतलब भारत में संगठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना। ठीक है, आयोग का, ठीक है, आयोग का पता रहे तो बताइए कमेंट में, आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसको आप लोग नीति आयोग कहो या योजना आयोग कहो। आप लोग जानते होंगे पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो वो योजना आयोग के तहत था। लेकिन उसी को 1 जनवरी 1950 ईस्वी को नाम बदल करके नीति आयोग लागू कर दिया गया है। ठीक है, और ये कैसा है? तो एक परामर्शदायी संस्था है। ठीक है, क्या संस्था है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, आप सभी लोग रेडी हो जाइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। हम लोग 20 MCQ करेंगे आज की क्लास में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही भयंकर सीरीज चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो किस चीज़ पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर बी है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर सी है पूंजीवादी व्यवस्था पर, और डी है गांधीवादी व्यवस्था पर। क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आंसर करके बताइए। तो आई होप आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों, 10th में ही पढ़ना था ये वाला अर्थव्यवस्था के चैप्टर में। भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? हाँ जी, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए जिनको नहीं पता है वो लोग याद करिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। क्वेश्चन में आ जाएगा भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था कैसी है, तो याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्सिंग है। ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ दिया, आधारित पूछ दिया तो भी मिश्रित होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, है ना, समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। देखिए भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यानी कि भारत में जो पैसा आता है सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से आता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी है बिक्री कर, ऑप्शन नंबर सी है रेलवेज, ऑप्शन नंबर डी है चुंगी कर। कौन सा कर है? जल्दी से आप सभी लोग बताइए। तो चलिए देखिए आंसर मिलाइएगा आप सभी लोग। देखिए भारत में जो आय का कर है ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा है चुंगी कर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे जी उनका राइट है, बहुत अच्छा। अब देखिए चुंगी कर होता है क्या, बहुत सारे विद्यार्थी लोग के मन में चल रहा होगा ये चुंगी कर है क्या। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, उपभोग या बिक्री के लिए वस्तु पर जो कर लगाते हैं ना, उसी को हम लोग चुंगी कर कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? उपभोग करने के लिए वस्तु को या बिक्री करने के लिए जो वस्तु पे कर लगाया जाता है, उसी को हम लोग चुंगी कर कहते हैं। और ये कर दोस्तों भारत का आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और ये कर आपको वस्तु में, ठीक है, ये कर आपको वस्तु में द्रव्यमान यानी कि भार के अनुसार लगाया जाता है। वेट जो होता है ना, जितना ज़्यादा वेट रहेगा ना, उसी के अनुसार आपका कर लगेगा। समझ गए चुंगी कर क्या कहलाता है? ठीक है, याद रखिएगा, समझना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारत की तट रेखा है, भारत की जो तट रेखा है दोस्तों वो कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 6200 किलोमीटर लंबी है, ऑप्शन नंबर बी है 6100 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन नंबर सी है 5985 किलोमीटर लंबी है, और अगला है 175 किलोमीटर लंबी है। जल्दी से आप सभी लोग बताइए। तो चलिए जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं उनका राइट है। देखिए भारत की जो तटीय रेखा है ना, वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है जी? 6100 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अब तट रेखा है, अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा भारत का स्थलीय रेखा कितना है। ठीक है, यहाँ तो तट रेखा 6100 किलोमीटर है। अब बताइए आप सभी लोग, स्थलीय सीमा रेखा कितना है? स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो चलिए, हाँ जी, कितना हो जाएगा याद रखिएगा, 15200, यानी कि कहने का मतलब 15200। ठीक है, कितना होता है यहाँ पे फ्रेश में लिख देता हूँ, 15200 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर लंबा है दोस्तों कितना स्थलीय भूमि, याद रखिएगा, स्थलीय सीमा। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आ चुका है, फटाफट आंसर करिए। कहता है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। देखिए नकदी फसल कौन होता है, इसमें कौन सा फसल सम्मिलित नहीं? ऑप्शन नंबर ए गन्ना, ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर सी है जूट, ऑप्शन नंबर डी है गेहूं। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करके बताइए तो। हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बहुत अच्छा, उनका राइट है गेहूं। देखिए गेहूं क्या है दोस्तों, गेहूं नकदी फसल नहीं, रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल है। और गेहूं को मतलब कि रबी फसल को तैयार होने में आपको पता रहना चाहिए कम तापमान पर, और उसका जो कम तापमान होना चाहिए, और साथ ही दोस्तों शुष्क एवं गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ जी, ये कौन सा है? गेहूं एक क्या है? रबी फसल है। और गन्ना कपास जूट क्या है? हमारा नकदी फसल है। ठीक है, और जो दाल वाला आएगा ना, जो दाल वाला, वो दाल में चला जाएगा। ठीक है, दलहनी जिसको कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए और बता दूं अथी में, रबी फसल में और बताते हैं, जैसे जौ, चना, मसूर, सरसों,
इत्यादि, ये सब क्या है, रबी फसल है। याद रखिए क्या 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 जी, तो जौ, चना और क्या, मसूर, ठीक है, मसूर, सरसों, ये सब क्या है दोस्तों, क्या है, रबी फसल है, ठीक है। और नकदी फसल में गन्ना, कपास, जूट, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यहाँ पे, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ मतलब यहाँ पे किस चीज़ का ज़्यादा उपजता है और खाने वाले लोग हैं। ऑप्शन नंबर ए है चावल, ऑप्शन नंबर बी है चाय, ऑप्शन नंबर सी है तिलहन, ऑप्शन नंबर डी है दाल। किस चीज़ का उपज सबसे ज़्यादा होता है भारत में? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए जी, आप सभी लोग मिलाइएगा, देखिए यहाँ पे मिलाइएगा, थोड़ा सा रफ्तार में रखेंगे दोस्तों। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता होता है, वो होता है चाय का, ठीक है, चाय का होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए भारत में जो विश्व स्तर पे बात करें, विश्व स्तर पे, तो वे दूसरा नंबर पे आता है चाय। भारत में विश्व स्तर पे भारत जो है वो चाय के मामले में दूसरा नंबर पे आता है। और इसमें विश्व के स्तर पर भारत की अगर तुलना करें तो 27% इसकी उपज होती है। और विश्व व्यापार में अगर चाय का व्यापार करें तो 13% भारत व्यापार करता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे बात करें तो सबसे बड़ा, अगर विश्व में सबसे बड़ा कहा जाए तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, USA, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, दूसरा नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कहने का मतलब सबसे ऊंचा, तो विश्व का दूसरा नंबर पे चाय के मामले में भारत है, तो सबसे ऊंचे ना कहलाया, और कहूँ पे तो है नहीं, ठीक है। तो इसको बात को याद रखना है आप सभी को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है, भारत में उन्नति संतोषजनक रही है। देखिए भारत में उन्नति संतोषजनक रही, ऑप्शन नंबर ए है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, ऑप्शन नंबर बी है बेरोजगारी में कमी के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी है प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, और ऑप्शन नंबर डी है असमानता में कमी के संबंध में। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो चलिए यहाँ पे मिलाइएगा। देखिए भारत उन्नति में संतोषजनक रही है, वो है ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे जी, उनका राइट है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है, इसी में उन्नति में संतोषजनक है भारत में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए रेडी हो जाइए आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग जो है सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चलिए ऑप्शन आपके सामने, रुई का शक्कर उद्योग, और इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, और सी कहता है जूट तथा रुई उद्योग। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, तथा हो जाएगा, ठीक है, रुई तथा शक्कर का उद्योग, जूट तथा रुई का उद्योग, और कागज तथा लोहा का उद्योग। कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। चलिए हाँ जी, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो वो सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, तो वो था जूट और रुई का उद्योग, ठीक है, जूट और रुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं जी, याद रखिएगा, सही है, बहुत अच्छा। जूट और रुई का उद्योग विभाजन के कारण भारत का उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, अपने किसी कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई सी? ऑप्शन नंबर ए है कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942, ऑप्शन नंबर सी कहता है कार्यकारिणी कमेटी 1945, और डी कहता है कार्यकारिणी कमेटी 1946। कौन सा राइट आंसर होगा जी?
किसके तहत नीति को अपनाया था? भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति को अपनाया था। कौन सा नीति था? ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कार्यकारिणी कमेटी 1937 के तहत फैजपुर में जो 50वें अधिवेशन में कांग्रेस जो थे उन्होंने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? तो फैजपुर में। ठीक है, 50वें अधिवेशन में। कितना? तो 50वें अधिवेशन में, याद रखिएगा। चलिए, और नीति तो आपको पता होना चाहिए, 1937 वाला, कार्यकारिणी कमेटी 1937 वाला। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 1807 से 1808, ऑप्शन नंबर बी है 1820, ऑप्शन नंबर सी है 1858 से 59, ऑप्शन नंबर डी 1889। क्या होगा राइट आंसर? हाँ जी, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो हाँ जी, 1820 ईस्वी में। जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट है। और ये जो जनजाति विद्रोह मतलब आप लोग समझ जाइए, मुंडा। ठीक है, मुंडा आप लोग जानते हैं ना, मुंडा जो कि झारखंड में बहुत पहले थे। झारखंड में क्या नाम था उनका? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा को आप लोग जानते होंगे ना, इन्होंने ही जो ये वाला जनजाति विद्रोह को नेतृत्व किया था, बिरसा मुंडा जी। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1820 में, छोटा नागपुर में। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो झारखंड में, याद रखिएगा, जो कि बिहार से अब अलग हो चुका है। पहले क्या था? एक में रहता था, जो कि 2002 में अलग हो गया है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए है इजरातदारी, ऑप्शन नंबर बी है तिनकठिया, ऑप्शन नंबर सी है जेनमिस, ऑप्शन नंबर डी है कोई भी नहीं। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है जी? गांधी जी का। हाँ जी, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, तिनकठिया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो था वो 3 कठिया जमीन को लेकर के था कि आप जिनके पास भी जमीन है वो 3 कट्ठा पे 1/3 भाग में क्या करेंगे? नील की खेती करेंगे, और वो नील सरकार खरीदेगा अपने पैसा पे। तो इसके खिलाफ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह था, और ये जो सत्याग्रह हुआ था चंपारण में हुआ था, इसी कारण से इसे चंपारण सत्याग्रह नाम रखाया था। ठीक है, और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 से। ठीक है, 1917 में हुआ था, याद रखिए कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग, उल गुलान विद्रोह है जो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किन से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो बिरसा मुंडा जी से जुड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो ये लगभग 1893 से 1900 के बीच में ये विद्रोह का चला था। ठीक है, और इनके नेतृत्व कौन किए थे? तो बिरसा मुंडा जी ही, और जो कि जुड़े हुए भी थे, नेतृत्व किए हैं तो यानी कि जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यही जो था ये महाविद्रोह कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है महाविद्रोह या महाहलचल, याद रखिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मुंगेर का बरहड़िया। ठीक है, मुंगेर का बरहियाटाल। ठीक है, बरहियाटाल विद्रोह उद्देश्य क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है बक्सात भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, ऑप्शन नंबर सी है जमींदार प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन नंबर डी है वर्ग युद्ध की शुरुआत।
देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ देगा तो आप लोग घबरा जाइएगा, तो घबराना नहीं है दोस्तों। डेली प्रैक्टिस चलता है हमारे चैनल पे 8 बजे, तो आप सभी लोग रेगुलर रहिए। हर तरह के क्वेश्चन को किया जाता है यहाँ पे, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे आंसर देखते हैं। मुंगेर का बरहियाटाल, ठीक है, बरहियाटाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो वो था बक्सात भूमि की वापसी की मांग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बक्सात भूमि की वापसी की मांग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दामोदर नदी निकलती है। दोस्तों दामोदर नदी किस क्षेत्र से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए तिब्बत, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर से, ऑप्शन नंबर सी है नैनीताल के पास से, ऑप्शन नंबर डी है सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम ढाल से। किससे होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। अब आप लोग ज़्यादा समय नहीं लो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो कम समय में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आंसर। दामोदर नदी जो है वह किस क्षेत्र से निकलती है? तो वो छोटा नागपुर से निकलती है जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? दामोदर नदी किस क्षेत्र से निकलती है? तो छोटा नागपुर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, कहता है पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का क्या नाम है जी? ऑप्शन नंबर श्रीलंका, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी वर्मा, ऑप्शन नंबर भारत। पूरब में, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं जी, याद है। जिनको नहीं पता है वो लोग याद करते चलिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग सीखने आए। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप सभी लोग सीखने आओ, सीखो ज़बरदस्त तरीके से। जहाँ दिक्कत हो आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। जहाँ तक हो सके मैं सभी का कमेंट देने का जवाब आप सभी के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि आप सभी को जितना से ज़्यादा जवाब दे सकूँ। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी को जवाब नहीं पिक कर पाता हूँ, नहीं जवाब दे पाता हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी हेल्प करता हूँ, वो वीडियो के माध्यम से हो या स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पे शेयर करने से हो, कुछ भी तरीके से हो, मैं लेकिन हेल्प करने का नेचर रखता हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा भारत। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, कहता है भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश सांसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी भारतीय सांसद द्वारा। किसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था? हाँ जी, तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है, संवैधानिक सभा बैठाया गया था और उसी के थ्रू भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और आप सभी को मैं बता दूं नॉलेज के लिए कि जो भारतीय संविधान बना है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था बनाने में। ठीक है, और लगभग कितना खर्चा हुआ है पता है? खर्च कितना हुआ है संविधान बनाने में? 64 लाख रुपया खर्चा हुआ है। ठीक है, 64 लाख रुपया खर्चा हुआ है। और ये लागू कब हुआ था? तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1949 को सभा में इसको अपना लिया गया था। ठीक है, संवैधानिक सभा के द्वारा 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को अपना लिया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? एक साल बाद, यानी कि 50 में। ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आ चुका है, कहता है भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रजातंत्रीय भारत शब्द से, ऑप्शन नंबर बी है जनता के जनतंत्र से, ऑप्शन नंबर सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, और डी है भारतीय संसद द्वारा। देखिए प्रस्तावना जो आरंभ होती है वो किस चीज से आरंभ होती है? तो चलिए जी यहां पे क्या हो जाएगा? तो यहां पे क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 17 का डी राइट हो जाएगा, यानी भारत के संसद द्वारा। ठीक है, प्रस्तावना का आरंभ कहाँ से होता है? तो भारत के संसद द्वारा। तो आप सभी को
प्रस्तावना याद होना चाहिए। देखिए सरकारी बुक लीजिएगा ना, जैसे कि यानी कि एनसीईआरटी का, कहने का मतलब एनसीईआरटी का बुक में आपको फर्स्ट में लिखा हुआ रहेगा कूट पे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये पूरा है, बहुत लंबा है और आपको उसको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप सभी लोग जा करके पढ़ भी सकते हो, या आपको लूसेंट में मिल जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कब? ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर बी है केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी है एक साथ दोनों सदनों में, ऑप्शन नंबर डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कब हो सकता है? देखिए तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? देखिए जो ये वित्तीय बिल होता है वो दोस्तों केवल लोकसभा में ही हो सकता है, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? लोकसभा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके तहत? तो अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 109 के तहत केवल लोकसभा में ही हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कहता है नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। देखिए नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है ना, जैसे कि 12 गो मौलिक 12 गो मौलिक अधिकार है, ठीक है, 12 मौलिक अधिकार है, जिसमें आपको किस में मिलता है, कौन सा अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में, ऑप्शन नंबर बी है संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 में, 15 से 39 में, या डी कहता है 36 से 40 में। तो चलिए आप सभी लोग मिलाइएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में क्या है, मौलिक अधिकार का आपको वर्णन मिलेगा, ठीक है, पूरा वर्णन क्या हुआ है अनुच्छेद 12 से 35 तक में, ठीक, याद रखिएगा। और फिर जो दूसरा है, एक तो 12 से 35 तक में और फिर 32 से 35 तक, ठीक है, टोटल कहे तो 12 से 35 तक में, ऐसे आपको कहा जाए, ऐसे मैं बता दूं तो 12 से 30 तक है, 12 से 30 तक में मौलिक अधिकार मिलेगा और फिर 32 से 35 तक में मिलेगा। टोटल कितना है? टोटल कहा जाए तो टोटल 23 गो अनुच्छेद है जिसमें आपको मौलिक अधिकार का वर्णन मिलेगा। याद रखना है क्या, टोटल 23 गो में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलेगा। कितना से कितना तक? तो 12 से 35 तक, या आपको ऑप्शन में दिख जाए 12 से 30 तो इसको भी मार देना है, या आपको ऑप्शन में मिल जाए 32 से 35 तो इसको भी मारना है, ठीक है, ये दोनों राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं जी उनका राइट है, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, रेडी है? क्वेश्चन नंबर 20 पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची पर, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र की सूची पर, ऑप्शन नंबर सी है राज्य की सूची पर, ऑप्शन नंबर डी है शेष अधिकार की सूची पर। पंचायती राज की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राज्य की सूची पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? राज्य की सूची पर हो जाएगा। अनुसूचित के अंतर्गत राज्य की सूची पर ही क्या होता है, संख्या 5 में स्थानीय स्वशासन संबंधी विषय वर्णित मिलेगा, ठीक है। संख्या कितना में दोस्तों? तो संख्या 5 में, ठीक है, याद रखिएगा संख्या 5 में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही रखते दोस्तों। तो जो लोग अभी तक से लाइक वाला बटन नहीं दबाए तो यार लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।